बोइंग 737 मॉडल का एक विमान पटना के जयप्रकाश एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था, लेकिन अचानक से ये किसी पत्थर के टुकड़े की तरह नीचे गिरने लगा और लगभग 70 सेकंड्स में ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक इस प्लेन के साथ क्या हो गया। प्लेन का दोनों इंजन रनिंग कंडीशन में था, फिर भी ये प्लेन कैसे क्रैश हो गया। आखिर क्या हुआ था उस रोज पटना के जयप्रकाश एयरपोर्ट में, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता 17 जुलाई सन 2000 बोइंग 737 मॉडल का एक विमान अलायंस एयर फ्लाइट 7412 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को पटना में लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद लखनऊ से होते हुए इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करना था। सुबह के करीब 6:05 52 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन कोलकाता से उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल ही साफ था। करीब 7:20 में ये प्लेन पटना के एरिया में दाखिल हो गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 7500 फीट था। रनवे पर कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, इसलिए एटीसी ने अलायंस एयर को डिसेंट करने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्हें रनवे 25 पर लैंडिंग करने का परमिशन भी मिल गया। 7:26 में प्लेन करीब 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। इसके बाद ये प्लेन रनवे 25 में लैंडिंग करने के लिए निकल पड़ा। ये प्लेन एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुका था। प्लेन एयरपोर्ट के सेंटर लाइन से एकदम सटीक तरीके से अलाइन हो चुका था, लेकिन फिर अचानक से कैप्टन ने एटीसी से कहा कि हम 360 डिग्री मुड़ना चाहते हैं, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाना चाहते हैं। एटीसी ने इसकी इजाजत दे दिया। अब पायलट गो अराउंड का डिसीजन लेते हुए अचानक से प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, लेकिन ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने के बजाय तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट्स ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस प्लेन को कंट्रोल में ले आए, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक गर्दनी बाग में क्रैश हो गया। ये टक्कर इतना जोरदार था कि इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसे में प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा, ये सब सोच के ही डर लगने लगता है। चारों तरफ एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दिया। एटीसी ने तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब तक प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन के टैंक में अब भी करीब 5.5 टन फ्यूल मौजूद था। प्लेन के 4 टुकड़े हो जाने के बाद ये फ्यूल लीक होकर पूरे एरिया में फैलना शुरू हो गया। फाइनली जिसका डर था वो हो ही गया। अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे एरिया में आग फैल गई। देखते ही देखते प्लेन का पूरा मलबा किसी चिता के समान जलने लगा। उस चिता के अंदर अब भी बहुत सारे लोग जिंदा लेकिन घायल थे। ये प्लेन क्रैश एयरपोर्ट से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर हुआ था, इसलिए आग बुझाने वाली गाड़ी को ही घटना स्थल पर पहुंचने में 5 से 6 मिनट्स का वक्त लग गया। ये वक्त सुनने में भले ही कम लगता हो, पर उन पैसेंजर्स के लिए जो आग के लपटों में घिरे हुए थे, उनके लिए हर एक पल 1 घंटे के समान थी। पैसेंजर्स बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। लेकिन इस दहकती आग ने जीने की आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया। पैसेंजर्स इस हालत में नहीं थे कि वो खुद चल के आग से बाहर निकल सके। फायर फाइटर्स की गाड़ी पहुंच तो गई, लेकिन करीब 3 मिनट्स तक पानी डालने के बाद भी पानी का पाइप ही खराब हो गया। इसके बाद एक मैकेनिक को एयरपोर्ट से बुलाया गया। जब तक ये रिपेयर हुआ तब तक सभी लोगों की जान शायद जा चुकी थी। रिपेयरिंग के कुछ ही मिनट्स बाद टैंक में पानी खत्म हो गया। इसके बाद फायर फाइटर्स को फिर से एयरपोर्ट में पानी भरने के लिए भेजा गया। अब तक करीब 1 घंटा गुजर चुका था। इतने देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर पहुंच गई। इतने लोगों की वजह से आने जाने का सारा रास्ता भी ब्लॉक होता जा रहा था। अब रेस्क्यू टीम को और भी अधिक समय लगने लगा। वहां मौजूद आई विटनेस का कहना था कि सैकड़ों लोग फायर फाइटर्स के गाड़ी के ऊपर उसके छत पर चढ़कर देख रहे थे। इवन एम्बुलेंस के छत पर भी लोग चढ़कर देख रहे थे, ताकि ऊपर से अच्छा व्यू मिल सके। पता नहीं उन लोगों को कैसा लग रहा था जिंदा लोगों को जलते हुए देखकर। ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि इसे कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री वालों को भी बुलाया गया, तब जाके इसे कंट्रोल किया जा सका।
घंटों की मेहनत के बाद उस आग पर तो काबू पा लिया गया, पर अफसोस किसी भी पैसेंजर्स की जान बच नहीं पाई। प्लेन में आग लगने से पहले मलबे से 7 लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनमें से 6 लोगों की जान चली गई। पैसेंजर्स की बॉडीज इतना जल चुका था कि सबकी पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट भी किया गया। अब भी लोगों के मन में सवाल घूम रहा था। सवाल ये कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, सवाल ये कि आखिर गलती कहाँ हो गई। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब उन दोनों ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लग गई जो इन सारे सवालों से पर्दा उठा सकता था। एलायंस एयर के ब्लैक बॉक्स की छानबीन करने के बाद जो कहानी सामने आया, आइए उसे भी समझ लेते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब एलायंस एयर ने अपने एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया। 7500 फीट के एल्टीट्यूड पर ही प्लेन को रनवे 25 पर लैंडिंग कराने का परमिशन मिल गया। यहाँ पर प्लेन के थ्रस्ट को आइडल पर कर दिया गया, वहीं फ्लैप्स को 40 पर सेट कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि ये प्लेन एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका था, जबकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। प्लेन का इंजन आइडल पर होने के कारण प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, वहीं फ्लैप्स को 40 पर सेट कर देने के कारण प्लेन का स्पीड और भी स्लो होने लगा। यहाँ पर उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से प्लेन का एल्टीट्यूड कम हो जाएगा और ये अपने ग्लाइड स्लोप पर पहुंच जाएगा। ग्लाइड स्लोप दरअसल एक एंगल होता है। प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच में लैंड करना पड़ता है। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो प्लेन रनवे के आगे चला जाएगा, और ग्लाइड स्लोप से नीचे चला जाए तो रनवे में पहुंचने से पहले ही ये लैंड कर जाएगा। इसीलिए प्लेन को ग्लाइड स्लोप पर लैंड कराना जरूरी हो जाता है। बात करें एलायंस एयर की, तो ये अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था। 7500 फीट के एल्टीट्यूड से ही पायलट लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जाए। रूल के अनुसार ऐसे कंडीशन में पायलट्स गो अराउंड का डिसीजन लेते हैं ताकि वो एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा सके और इसी दौरान वो धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए ग्लाइड स्लोप तक पहुंच सके। पर एलायंस एयर के पायलट्स ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। पायलट्स बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जा सके और हमें गो अराउंड करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए उन्होंने प्लेन के इंजन को आइडल कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो गया। प्लेन को अब पावर नहीं मिल रहा था। पायलट ने फ्लैप्स को भी 40 पर सेट कर दिया, जिससे ड्रैग और भी बढ़ने लगा, यानी कि प्लेन का स्पीड लगातार कम होने लगा। फाइनली ये प्लेन 1280 फीट पर आ गया। इतने एल्टीट्यूड में आने के बाद पायलट को ये एहसास हुआ कि वो एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अब भी प्लेन की ऊंचाई जरूरत से बहुत अधिक है। यहाँ पर प्लेन की ऊंचाई लगभग 600 फीट होना चाहिए था, तभी ये सुरक्षित ग्लाइड स्लोप से होते हुए रनवे पर लैंड कर सकता था। यानी कि इस प्लेन को जहाँ पर होना चाहिए था उससे ये दुगने ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। जल्द ही पायलट को ये समझ में आ गया कि जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला, इस तरह से प्लेन का एल्टीट्यूड डाउन नहीं होने वाला। अब यहाँ पर पायलट ने एटीसी से यह परमिशन मांगा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। इसके बाद पायलट ने प्लेन को अचानक से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। प्लेन का इंजन लगभग 7500 फीट से ही आइडल पर था, यानी कि प्लेन को पावर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे इस प्लेन को 1300 फीट के एल्टीट्यूड पर लाया गया और तेजी से लेफ्ट की ओर मोड़ने के दौरान भी प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में ही था। इतने देर से प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में होने के कारण प्लेन का स्पीड बेहद धीमा होता जा रहा था। ऊपर से पायलट ने फ्लैप्स को 40 पर सेट कर दिया था। ये फ्लैप्स भी एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम का ही काम करता है, जो प्लेन के स्पीड को और भी धीमा करता है। जैसे ही पायलट ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा, तुरंत ही उन्होंने इंजन के पावर को बढ़ा दिया। ये डिसीजन बिल्कुल ही सही था, लेकिन इसे गलत समय पर अप्लाई किया गया। यहाँ पर पहले प्लेन के स्पीड को बढ़ाना चाहिए था। इसके बाद प्लेन के फ्लैप को 15 में सेट करके प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ना चाहिए था, ताकि प्लेन का स्पीड जरूरत से ज्यादा कम ना हो जाए। एलायंस एयर के पायलट ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पहले प्लेन को मोड़ा, इसके बाद इंजन के पावर को बढ़ाया। अचानक से प्लेन मुड़ने की वजह से इसका स्पीड और भी कम हो गया और ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। प्लेन का इंजन प्लेन को आगे की ओर धकेलता है, तभी प्लेन्स हवा में फ्लाई कर पाते हैं। अगर प्लेन के इंजन को ही बंद कर दिया जाए तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा
जब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है स्लो स्पीड स्टॉल। सेसना जैसे छोटे प्लेन्स को अगर तुरंत मोड़ दिया जाए तो उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बोइंग 737 जैसा विशाल प्लेन जिसका इंजन भी न्यूट्रल कंडीशन में था, फ्लैप्स भी 14% था, उसको अगर अचानक से मोड़ दिया जाए तो उस प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाएगा कि वो उड़ना ही बंद कर देगा। ठीक ऐसा ही हुआ एलायंस एयर के साथ। जैसे ही ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ा, प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया और सीधे धरती से जा टकराया। बड़े प्लेन्स को इस तरह से नहीं मोड़ा जाता, इन्हें मोड़ने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। प्लेन अगर हाई एल्टीट्यूड पर स्टॉल कंडीशन में चला जाए तो पायलट के पास काफी वक्त होता है स्टॉल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। पायलट प्लेन के स्पीड को बढ़ाकर प्लेन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब प्लेन का एल्टीट्यूड खुद 1000 फीट हो तो ऐसे कंडीशन में प्लेन को कंट्रोल करते करते ये धरती से टकरा जाएगा। इसीलिए प्लेन को मोड़ने के लिए, गो अराउंड करने के लिए, टेक ऑफ या लैंडिंग करने के लिए इसके स्पीड को निर्धारित किया जाता है, ताकि कोई भी एक्टिविटी करते समय प्लेन का स्पीड सही हो और किसी भी तरह का हादसा ना हो। एलायंस एयर के पायलट को पहले ही गो अराउंड करना चाहिए था, न कि जबरदस्ती प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। और चलो मान भी लेते हैं कि पायलट ने देरी कर दिया, प्लेन का स्पीड इतना नहीं था कि वो गो अराउंड कर सके और ना ही वो लैंड कर सकते थे क्योंकि ऊंचाई बहुत अधिक थी। ऐसे कंडीशन में प्लेन को बचाने का एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर प्लेन के स्पीड को फुल कर देना चाहिए। ऊंचाई अधिक होने के कारण ये रनवे से थोड़ा आगे चला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। प्लेन रनवे पर टच डाउन करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इसके बाद ये प्लेन वापस से टेक ऑफ कर सकता है। एलायंस एयर के पास यही एक आखिरी रास्ता बचा था, लेकिन उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया। फिर क्या, कुछ ही सेकंड्स में इस प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये थी कहानी एलायंस एयर की। फिलहाल इस एपिसोड में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।